अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद फोर सिंपल टू वेरिएबल रिग्रेशन एनालिसिस, जिसकी मजीद टू एक्सटेंशन आज के लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, पहले हम ये सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वन वेरिएबल ये रिग्रेशन एनालिसिस जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये पी वैल्यू 0.01 से लेस आए तो सिग्निफिकेंट 0.05 पर चेक करते हैं, उससे भी लेस आए तब भी सिग्निफिकेंट होता है जो कोएफिशिएंट वैल्यूज होती हैं। और अगर लास्ट हम 0.10 पर चेक करते हैं, उस पर भी अगर ये 0.00 मतलब 0.10 से लेस कोई वैल्यू आए तब भी हम कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट क्या है, इम्पैक्ट डाल रहा है, किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने आर के बारे में भी पढ़ा था कि आर क्यों यूज करते हैं, एफ क्यों यूज करते हैं। तो अभी आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है वीक 4। इसमें हम टू एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, ये क्यों करते हैं, जब हम कहते हैं कि मोर देन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कभी कभार हमें 22 रिजल्ट देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रिग्रेशन की इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, रिग्रेशन की इम्पोर्टेंस इसमें जब मजीद हम ये एक्सटेंड करते हैं, ये दो चीज़ें, फॉर एग्जांपल मेजरिंग ग्रोथ और डिके या कंपेयरिंग टू एस्पेक्ट्स यूजिंग डमी वेरिएबल अप्रोच, तो इसके साथ इसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो जाता है, जो रिग्रेशन की इम्पोर्टेंस में इजाफा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है मेजरिंग ग्रोथ और डिके। ये हम तब लेते हैं जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स हैं, किसी शॉप की सेल्स हैं, तो उसको हम फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो 10 साल के अंदर उसने कितनी सेल की है, ये ट्रेंड हम फाइंड आउट करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग ग्रोथ और डिके मेथड। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है कंपेयरिंग टू एस्पेक्ट्स यूजिंग डमी वेरिएबल अप्रोच, इसमें दो वेरिएबल हम इंक्लूड कर देते हैं और उनको आपस में कंपेयर करते हैं कि विच वन इज बेटर। फॉर एग्जांपल आगे एग्जांपल में भी यूज करेंगे, ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स कैसे किसी शॉप को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये दो वेरिएबल हैं, इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सी शॉप पे अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, मेजरिंग ग्रोथ और डिके। अब हमें पता है कि सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो था बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स उसकी इक्वेशन प्लस ये बन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे दो इक्वेशंस, एक में ट्रेंड को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे एक्स वेरिएबल को टी के साथ, तो ये ट्रेंड वैल्यूज आ जाएगी जिससे हमें ग्रोथ का पता चलेगा या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और हम नेचुरल लॉग लेंगे दूसरी इक्वेशन, उसमें भी ट्रेंड ही को हम फाइंड आउट करेंगे लेकिन नेचुरल लॉग लेकर। ठीक है, नेचुरल लॉग जो कि हम परसेंटेज रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म लेते हैं, और ये जो 2a इक्वेशन है ये एब्सोल्यूट टर्म में होती है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि ग्रोथ मॉडल के लिए भी यूज होती है। जिस तरह हम जीडीपी ग्रोथ रेट चेक करते हैं तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, एक्सपोर्ट ग्रोथ हो गई, और लाइकवाइज जितने भी ग्रोथ टॉपिक्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये नेचुरल लॉग लेके परसेंटेज चेंज में यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में ये है कि हमारे पास दो शॉप्स हैं या दो शोरूम है। ठीक है, एक शोरूम 1 और एक शोरूम 2, इसको हमने चेक करना है। इसमें क्या है कि ओनर वांट टू क्लोज वन शॉप, इसमें ओनर कहता है कि मैं एक शोरूम को क्या करता हूँ, क्लोज करना चाहता हूँ। तो और उसके पास मुहैया करने के लिए एक ही चीज है जो कि सेल उसको प्रोवाइड की गई है ओवर द
पीरियड फ्रॉम 2010 टू 2019 सेल दोनों शोरूम की प्रेजेंट है। तो सेल की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, इन शोरूम का मुआवजा करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो वी विल एस्टिमेट द ट्रेंड रेट ऑफ चेंज पर ईयर के हिसाब से हम उसके रेट ऑफ चेंज देखेंगे कि कितनी सेल में इंक्रीज हो रही है यानी ग्रोथ हो रही है और कितना डिक्रीज यानी डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस स्लाइड में हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो सेल्स हैं ये तो ऑलरेडी है, लेकिन ट्रेंड वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो ट्रेंड का क्या करना है कि टी का कॉलम ऐड करके जितने भी ईयर्स होंगे उनको 1 2 3 के हिसाब से हम मेंशन करके ट्रेंड वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। ट्रेंड वैल्यू लिखने के बाद इसको हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे एसपीएसएस के थ्रू, फिर वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उस इस किस्म का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि ये Y1 स्टैंड फॉर सेल ऑफ शॉप 1, ठीक है, ये Y1 इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 जो है Y2, ये जो शॉप 2 है इधर 2 कर दें, ठीक है। वेयर Y1 स्टैंड फॉर, इधर भी वही लिखा है, ये आप चेंज कर दें, ये 2 कर दें, ठीक है, ये भी 2 कर दें और ये भी 2 कर दें फॉर शॉप 2, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास शोरूम 1 का रिजल्ट भी आ गया, शोरूम 2 का रिजल्ट भी आ गया। इसको हमने सिग्निफिकेंट लेवल चेक करना है, ठीक है, और देखना है कि कौन सा शोरूम बेहतर कारकर्दगी कर रहा है। तो बेहतर कारकर्दगी के लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पहले तो पी वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, and both cases the coefficient carrying with trend variable t are statistically significant at t.01। पहला काम तो यही करना होता है कि हमने ये जो पी वैल्यू है इसको चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है, सिग्निफिकेंट आ रही है, तो फिर कैरी ऑन करेंगे आगे प्रोसेस को। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो पी वैल्यू 0.00 है जो कि 0.01 से भी लेस देन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है, इसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाउएवर कोएफिशिएंट कैरिंग विद t and 1 केस इज नेगेटिव एंड y2 केस पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में देखें ये नेगेटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, यहाँ से पता चलता है। और ये होता है हमारे पास जो पर ईयर एवरेज जो हमारे पास सेल है वो है, ठीक है। और इसमें डिक्रीज आ रहा है पर ईयर के हिसाब से, इसमें जो डिक्रीज आ रहा है वो है 13.66, ठीक है। और दूसरे शोरूम में हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो 38.75 है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ओनर शोरूम को क्लोज करना चाहे इन दोनों में से, तो वो किसको क्लोज करेगा, वो शोरूम 1 को क्लोज करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये ग्रोथ को शो कर रहे हैं, ये ट्रेंड ऑफ सेल शो कर रहे हैं कि कितनी सेल आपकी कम हो रही है और इसमें इतनी सेल आपकी ज्यादा हो रही है, ठीक। आगे चलते हैं, यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है इसमें भी है, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन है कि इफ द ओनर ऑफ न्यू, वही बात है कि इसमें तो कह रहे हैं कि कौन सी शॉप क्लोज करना चाहेगा। तो इसमें देखें तो एम्पिरिकल रिजल्ट शो कर रहे हैं कि आपका शोरूम 1 जो है वो 2160,000 एवरेज सेल दे रहा है, ठीक है, एवरेज सेल दे रहा है, which has decreased 13.66,000 per year over the study period 2010 and 2019। तो वही बात है जो मैंने अभी दोहराई है, ठीक है, ये सारी। ट्रेंड एनालिसिस, रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म। पहले हम एब्सोल्यूट टर्म में पढ़ चुके हैं, अभी हम ले रहे हैं परसेंटेज टर्म में, ठीक है। तो
इसको मेजर करने के लिए हम नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग के साथ बाकी इक्वेशन वही ट्रेंड वाली रहेगी। इसको मेजर करने के लिए जब हम SPSS के जरिए इसको फाइंड आउट करेंगे डाटा को, और तो ये न्यूमेरिकल फिगर्स हमारे पास आ जाएंगे। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? पहले तो वही पी वैल्यू देखेंगे जो कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है, हमारा कोएफिशिएंट का इम्पैक्ट हो रहा है इस डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड बीटा 1 इज नेगेटिव, इट सजेस्ट दैट सेल इफ शोरूम 1 इज ड्रॉपिंग। इसका मतलब है कि शोरूम 1 में क्या हो रही है, सेल ड्रॉप कर रही है। अब इसको हम परसेंटेज के लिहाज से पढ़ेंगे। अगर इसी फिगर को हम परसेंटेज में चेंज करें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये क्या बन रहा है, 0.07 बन रहा है, ठीक है। फिर परसेंटेज में लें तो ये 0.7% बन रहा है, ठीक है। तो सेल एंड शोरूम 1 हैज ड्रॉप्ड 8.7% per year during the 10 years period 2010 to 19 and decline decay, ठीक है। और इसी तरह हम दूसरे शोरूम की तरफ जाएं तो दूसरे शोरूम में क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन है और सिग्निफिकेंट लेवल भी एक्यूरेट है, मतलब 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है Y2 पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 1.70% पर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वही रिजल्ट है, जिस तरह एब्सोल्यूट टर्म में दिया था तो शोरूम 1 को क्लोज करना है, इसी तरह परसेंटेज टर्म में लेने से तब भी पता चलता है कि शोरूम 1 को ही क्लोज करना है, शोरूम 2 आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेल दे रहा है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच में देखें दो चीजें हमने पढ़ ली, एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म यानी परसेंटेज का। फिर अभी सेकंड जो अप्रोच है वो है कंपेयरिंग टू एस्पेक्ट यूजिंग डमी वेरिएबल अप्रोच। ये भी बहुत जबरदस्त अप्रोच है। इसमें यू हैव द सेम डाटा सेल्स, वही सेल्स डाटा है, लेकिन इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, चेंज किया है इस डाटा को। और अब हम सेल को चेक नहीं करते, सेल के साथ हम चेक करते हैं कि ग्रेजुएट मैनेजर अच्छा काम कर रहे हैं या ऑर्डिनरी ग्रेजुएट जो बंदे हैं हायर किए हुए हैं, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब इन दोनों को हमने चेक करना है, तो इनको हम क्या कर देंगे, डमी वेरिएबल असाइन कर देंगे 0 एंड 1। फॉर एग्जांपल 0 हमने असाइन कर दिया ऑर्डिनरी ग्रेजुएट को और 1 हमने असाइन कर दिया मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो कि शॉप में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही बात है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये 0 1 ले लिया। एंड दिस इंपोर्टिंग टेक्निक्स डिफर डाटा फॉर वन एस्पेक्ट लाइक दैट फॉर्मर स्टोर और स्टेक ऑन डाटा ऑन द लेटर स्टोर पर्पस एडिशनल कॉलम फॉर क्रिएटिंग। इसमें हम एडिशनल कॉलम और क्रिएट करेंगे डी का, डमी वेरिएबल का, जिसमें हम जीरो वैल्यूज देंगे तमाम उन सेल्स को जो कि ऑर्डिनरी ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, एक खास तरतीब के साथ। जिस तरह यहाँ पे मैंने सेल ये लिख ली, जितनी भी सेल हैं ये ऑर्डिनरी जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर उसी के नीचे दूसरी सेल हमने लिख ली, ये तकरीबन नीचे तक जाता है, ठीक है। उसमें ये 1 1 1 और बाकी ये टेबल शो नहीं हो रहा, मतलब ये टेबल थोड़ा सा मिसिंग है नीचे, ठीक है। तो ये 1 1 1 जो ग्रेजुएट मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे उनका रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाता है। इस रिजल्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उसकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये जो
फर्स्ट होती है कांस्टेंट जिसके साथ लिखा है, ये ऑर्डिनरी जो ग्रेजुएट हैं उनकी जो मतलब सेल है वो है, ठीक है। और ये जो डी है वो डिफरेंस है किसका, मैनेजमेंट वालों का। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसके साथ ये इजाफी तौर पर इतना और इजाफा करके सेल कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं, इनसे ये बेटर हो रहे हैं। इसको आए इधर पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस में पड़ा हुआ है, डिटेल पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है, ठीक है। ये द एम्पिरिकल रिजल्ट इंडिकेट्स दैट, ये वाला, ठीक है, that the sale of ordinary graduates is 2085, ठीक है। ये जो 2085 है ये ordinary graduate की सेल है। Why? That the management graduate is higher by, अब देखो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हायर लिखा हुआ है, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे लोअर देन लिखा आता है, ठीक है। तो ये इससे हायर हमें प्रेजेंट कितना कर रहे हैं, 157, मतलब ये भी सेल कर रहे हैं और इसके साथ प्लस इतनी और इजाफी सेल करके दे रहे हैं जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं शॉप में। तो प्लीज नोट दैट दिस डिफरेंस एंड सेल इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, और ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 0.00 है सिग्निफिकेंट लेवल, ठीक है। दोनों, ये भी 0.01 से लेस है और ये भी 0.01 से लेस है। तो यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। तो कंपेयरिंग टू स्पेक्ट यूजिंग डमी वेरिएबल अप्रोच के साथ भी हो गया। अब आते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और ये जो डमी वेरिएबल अप्रोच है और इसके साथ जो फर्स्ट वन है मेजरिंग ग्रोथ एंड डिके, ये वर्ड फाइल में भी है कुछ उसी तरह ही है, ठीक है। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसी तरह यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। इसमें 2010 से लेकर 2019 तक डाटा है, ठीक है। ये बस आपने करेक्शन कर लेनी है ये वाली, ठीक है। ये एयर आप करेक्ट करने, बाकी डाटा वही है और वही एनालिसिस है जिस तरह अभी देखें। ये 38 प्लस और ये माइनस, तो जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी गिवन है यहाँ पे, ज़रा डिटेल से इंटरप्रिटेशन है। और इस तरह हम शोरूम 1 शोरूम 2 फिर कंपेयरिंग टू एस्पेक्ट यूजिंग डमी वेरिएबल अप्रोच, डमी वेरिएबल अप्रोच भी यूज हुई है, ठीक है। उसको ये देखिए दो कैटेगरीज हैं, शोरूम 1 शोरूम 2, उसको फिर एक ही उसमें लिखा गया है। डमी वेरिएबल के लिए हमें फिर एक ही कॉलम बनाना होता है सेल का, तो दोनों सेल इकट्ठी लिख के पहली वाली को 0 दूसरी वाली को 1 कर दिया, ठीक है। और इसी तरह उसकी डिटेल्स या इंटरप्रिटेशन यहाँ पर है, ठीक। अब आ जाते हैं जो मीन को कंपेयर करने के लिए, जब हम दो स्ट्रक्ट्स कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम एक दूसरा टेस्ट यूज करते हैं, वो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। Another test, independent sample t-test, can also be used to compare two specs like discussed. That test can be used separately or in combination with earlier two tests to reinforce the same result. जिस तरह पहले हमने डमी वेरिएबल यूज किया, ठीक है, या सेल वाला डाटा यूज किया, उसने जो रिजल्ट दिए, इसी तरह इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का फार्मूला जो एसपीएसएस में यूज करेंगे वो भी उसी तरह का रिजल्ट देगा। All these three tests are the best to compare two categorical variables belonging to two independent sample groups, ठीक है। कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होते हैं जिसको हम यहाँ पे देख लें। कैटेगोरिकल वेरिएबल are discrete variable, one that has two or more categories values, यानी हम उसकी कैटेगरी बना लेते हैं। कभी कभार मुमकिन तौर पे दो कैटेगरी बनती है, जिस तरह यस नो, मेल फीमेल, ठीक है। और इसके आगे जो कैटेगोरिकल डाटा की जो आगे टाइप्स हैं वो है नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल में कोई खास ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, बगैर ऑर्डर के। फॉर एग्जांपल जेंडर है, मेल फीमेल हो गया, ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डिनल में एक खास ऑर्डर होता है, जिस तरह लो, फिर उसके बाद मीडियम आएगा, फिर उसके बाद हाई आएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो जेंडर हो गया मेल फीमेल, ठीक है, इसी तरह यस नो आंसर हो गए। ये मतलब मुमकिन दो जवाब भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा, वो फिर नॉमिनल ऑर्डिनल पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए हम ये टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, डमी वेरिएबल का यूज करते हैं, फिर ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का भी यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मतलब और एग्जांपल दी गई है जो हमने यूज की है, मेल फीमेल की हो गई, ऑर्डिनरी ग्रेजुएट हो गए वर्सेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, शॉप 1 हो गई, शॉप 2 हो गई, ये दो दो कैटेगरीज बन गई। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और वन वे एनोवा हम किस लिए यूज करते हैं? एज स्टेटेड अर्लियर, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट वेदर मीन ऑफ अ वेरिएबल एंड टू डिफरेंट सैंपल ग्रुप। टू डिफरेंट सैंपल ग्रुप कहते हैं कि जब हम मीन को इवैल्यूएट करते हैं, दो एक वेरिएबल वेरिएबल एक होगा लेकिन उसके टू डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है जेंडर, उसके जो दो डिफरेंट सैंपल बनते हैं लाइक मेल एंड फीमेल, ठीक है, उसको हम चेक करते हैं, उनके मीन को हम चेक करते हैं वेदर देयर मीन आर सेम और डिफर। इसके लिए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। While one way ANOVA test is used to evaluate whether mean of a variable and more than two sample group. फॉर एग्जाम्पल इधर भी एक ही वेरिएबल होगा लेकिन क्या हो जाएगा, मोर देन टू सैंपल ग्रुप रिमेन द सेम और डिफर फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम जेंडर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर के साथ हम देख लेते हैं कि वो ग्रेजुएट, ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है या मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के और एस्पेक्ट्स भी इसमें डाल देते हैं। तो ये फिर इनोवा टेस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका यूज वगैरह, डाटा एंट्री किस तरह करते हैं। ठीक है, और इसके जो फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट होते हैं, जिस तरह ये है वन वेरिएबल बिलोंगिंग टू टू सेपरेट सैंपल ग्रुप्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर लाइक एम्प्लॉय जॉब सैटिस्फैक्शन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट। देखिए इधर भी दो बन रहे हैं एस्पेक्ट्स, अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट टी टेस्ट यानी इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। और इसी तरह जेंडर का फिर वही आ गया कि मेल के लिए फॉर एग्जांपल डमी वेरिएबल यूज कर दिए, मेल और फीमेल के लिए 1 और 0, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। इसको यूज करने का तरीका क्या है, एनालिसिस में जाएंगे, कंपेयर मीन में जाएंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और फिर वहां पे जो होगा मेल के लिए 1 लिखेंगे, फीमेल के लिए 0 लिखेंगे, और प्लस वेरिएबल ग्रुप में डिफाइन कर देंगे कि 1 स्टैंड फॉर मेल एंड 0 स्टैंड फॉर फीमेल, एंड देन क्लिक होके और ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो जितना भी है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हो गया और इनोवा टेस्ट हो गया।